नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं आरसीएम के विनर्स के इस नए अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ऐसे कौन कौन से इंसान हैं जिन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। वही कल हमने देखा था लिमिट्स फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, कल हमने देखा था लिमिट्स। आज हम देखने वाले हैं पर्सन रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। फिर हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजरल पार्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। एंड लास्टली वी विल सी certificate of registration. What does it mean by GST registration certificate? So let's start. First of all, we will see person required to take a registration under GST. ऐसे कौन कौन से इंसान हैं जिन्हें compulsorily, irrespective of their turnover, कल हमने देखा था कि 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख, अगर ये मेरी लिमिट्स क्रॉस हो जाती है तो मुझे जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। पर अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, जो पर्सन्स की मैं बात करने जा रहा हूं, अगर ये पर्सन अगर एसएससी है तो उन्हें टर्नओवर नहीं देखना है। फिर उनका टर्नओवर अगर 1000 रुपए भी क्यों ना हो, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमने जो देखा था ना, वो किनके लिए अप्लाई था, जो ट्रेडर्स थे, रूटीन वाले नॉर्मल ट्रेडर्स, जो बिजनेसमैन है, ठीक है, जो रूटीनली हमारा खुद का बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए हमने देखा था टर्नओवर की कोई लिमिट एप्लीकेबल होती है। लिमिट्स क्या थी टर्नओवर की। आज हम देखने वाले हैं ऐसे पर्सन, ऐसे एसएससी जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर, ठीक है। तो सबसे पहले है नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई बिजनेस इंडिया में है, ठीक है, और मैंने किसी आउट ऑफ इंडिया वाले इंसान से कोई सर्विसेज ली। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, ठीक है, और मेरा गाड़ियों का जो बिजनेस है उसके लिए मैं कोई सर्विसेज ले रहा हूं, और वो सर्विसेज मैं किसी आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से ले रहा हूँ जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, मतलब जो आउट इंडिया के बाहर रहता है। और अगर वो इंडिया के बाहर रहने वाला इंसान इंडिया में आकर मुझे कोई सर्विस दे तो उसे मैं कहता हूँ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, इंडिया से बाहर रहता है और इंडिया में आके मुझे सर्विसेज दे रहा है, तो ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन। इसका शॉर्ट फॉर्म है एनआरटीपी। अगर ऐसा कोई इंसान है तो उसे टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, इसे कंपल्सरेशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी मैकेनिक को बुलाया जो कि इंडिया के बाहर रहता है मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अगर वो ऐसा इंसान इंडिया में आके मेरी गाड़ी रिपेयर करता है और अगर मुझे कोई फीस चार्ज करता है तो उस फीस पे उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इसे हम कहते हैं एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नेक्स्ट पर्सन रिक्वायर्ड है सप्लायर रूटीन जो बिजनेस करता है बिजनेसमैन, इनके लिए टर्नओवर देखा जाएगा। वो टर्नओवर जो हमने कल देखा था 10, 20 और 40, ठीक है। तो अगर सप्लायर्स का लिमिट क्रॉस होता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये सप्लायर्स इंडिया के ही है, अगर इंडिया के बाहर होते तो एनआरटीपी में चले जाते, नॉन रेसिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन में चले जाते, ठीक है। उसके बाद है पर्सन रेंडरिंग ऑनलाइन सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स तो देखते रहेंगे, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स का ओरिजिन है यूएसए का और हम इंडिया में बैठ के वो चीज एक्सेस कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं जो नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स हो गया पर्सन रेंडरिंग ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब नेटफ्लिक्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन। तो इस केस में गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर पर्सन रेंडरिंग ऑनलाइन सर्विसेज ऐसा कोई है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होगा। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स, अगर नेटफ्लिक्स यूएसए में है और इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है
और इंडिया के यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स, गवर्नमेंट नेटफ्लिक्स को कह सकता है कि आपको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और इंडिया में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन है ई कॉमर्स ऑपरेटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर? ई कॉमर्स ऑपरेटर यू ऑलवेज सी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये हो गए ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है और अगर वो लिमिट क्रॉस कर रहा है, फॉर एग्जांपल 20 लाख की लिमिट अगर वो क्रॉस कर रहा है, तो उन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर में हमने देखा फ्लिपकार्ट, Amazon और मिंत्रा। अगर ये बिजनेस ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, इन्हें हम कहते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। और अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई सेल सप्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें जीएसटी लेना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। इनके इसमें टर्नओवर देखा जाएगा। अगर विद इन टर्नओवर है, अगर ई कॉमर्स, ऐसा कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, तो उसे कंपल्शन नहीं है, वो जीएसटी नंबर नहीं भी लेगा तो चलेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली जितने भी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें जीएसटी नंबर लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनका टर्नओवर ऑटोमेटिकली 20 लाख के ऊपर क्रॉस हो ही जाता है। नेक्स्ट है टैक्सेबल पर्सन अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फिर से आरसीएम मैंने थोड़ा होल्ड में रखा था, क्योंकि आरसीएम अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम आरसीएम का एक जब सेपरेट टॉपिक आएगा, तब आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा होल्ड पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए एक बिजनेसमैन है जो महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा है, उसका महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन भी है। वो कुछ दिन, फॉर एग्जांपल 15 दिन 20 दिन गुजरात में जा रहा है खुद का बिजनेस करने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, गुजरात में जाके उसने खुद का जीएसटी नंबर लेना चाहिए, प्रैक्टिकल है फॉर 15 to 20 डेज? ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, अगर उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म है, 1 साल 7 महीने 8 महीने अगर वो गुजरात में रहने वाला है, तो प्रैक्टिकल भी जीएसटी नंबर ले ले। पर अगर वही मैं कुछ 2 दिन 3 दिन 4 दिन अगर मैं गुजरात में रहने वाला हूँ, कोई बिजनेस अटेंड करने वाला हूँ या फिर कोई ऑक्शन अटेंड करने वाला हूँ, तो ये फिजिबल नहीं और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि जीएसटी नंबर लिया जाए। तो उन्हें हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर है किसी और स्टेट में, पर वो किसी दूसरे स्टेट में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हुए हैं उन स्टेट के अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई काम करता है, तो उन्हें कहा जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ऐसे इंसान को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है दूसरे स्टेट्स में भी, पर उनकी प्रोसीजर थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल उनकी प्रोसीजर कैसे होती है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, अगर जैसे मेरा एग्जाम्पल था मिस्टर ए है, मिस्टर ए का महाराष्ट्र में ऑलरेडी एक बिजनेस है और वो लिमिट क्रॉस कर चुका है और उसने महाराष्ट्र में जीएसटी का नंबर भी ले लिया है, पर अब गुजरात में वो 10 दिन के लिए बिजनेस करने जा रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नहीं है कि 10 दिन के लिए वो जीएसटी नंबर ले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे कह दिया कि यू आर अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन तो लेना ही होगा, पर आपका जो प्रोसीजरल पार्ट है वो हम कम कर देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे स्टेट में जाके कोई ट्रेड या बिजनेस कर रहा है फॉर मैक्सिमम 90 डेज, तो उसे हम कहेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब अगर मिस्टर ए गुजरात में जाके मैक्सिमम 90 डेज तक अगर कोई काम करता है, किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं और उसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो कि आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है मिस्टर ए गुजरात में काम कर रहे हैं और 90 दिन से ज्यादा हो गए, 91 डे आ गया, 91th डे आ गया, तो गवर्नमेंट कहता है कि अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, तो ऑलरेडी मैंने कहा था कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उस रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप 90 डेज दूसरे किसी स्टेट में काम कर सकते हैं। पर अगर 90 डेज क्रॉस हो जाते हैं तो आपको एडिशनल 90 डेज दिया जाएगा, मतलब इन टोटलिटी आपको 180 डेज मिल सकता है। 180 डेज के बाद भी अगर आप उस स्टेट में काम कर रहे हो, तो आपको उस स्टेट का रेगुलर नंबर लेना पड़ेगा। जैसे आपने महाराष्ट्र में लिया था, मिस्टर ए ने कैसे महाराष्ट्र में एक रेगुलर नंबर लिया था, वैसा ही उसे गुजरात में भी एक रेगुलर नंबर लेना पड़ेगा। अगर 90 + 90 ऐसे 180 डेज अगर वो क्रॉस कर देता है गुजरात में कोई ट्रेड बिजनेस करते वक्त, तो उससे वहां पे भी कंपल्सरीली रेगुलर नंबर लेना पड़ेगा। तो इसे ही हम कहते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो दिस आर द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, दैट इज नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, then suppliers, then person rendering online services, e-commerce operators, taxable person under RCM and CTP, casual taxable person.
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो अब ऑनलाइन ही है, हर एक चीज हमें ऑनलाइन करनी है। तो हमें सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत लगेगी, तो सबसे पहले मुझे लगेगा पैन कार्ड ऑफ असेसी। अगर असेसी इंडिविजुअल है तो उसका इंडिविजुअल पैन कार्ड, अगर असेसी फर्म है तो फर्म का पैन कार्ड लगेगा, अगर असेसी कंपनी है तो उसका कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, या फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशंस के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो एचयूएफ का सेपरेटली पैन कार्ड इशू किया जाता है, उसका पैन कार्ड लगेगा। तो पैन कार्ड का कॉपी या फिर पैन कार्ड लगेगा असेसी का। देन नेक्स्ट वन विल बी ट्रेड लाइसेंस ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में अगर शॉप रन करनी है तो हमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लगता है। तो अगर वो भी आपके पास अवेलेबल हो या किसी और स्टेट में कोई लाइसेंस वगैरह रिप्रेजेंट किया जाता हो बिजनेस रन करने के लिए तो वो लाइसेंस भी लगेंगे। देन यू विल रिक्वायर प्रोफेशनल टैक्स रिसिट। व्हेन यू स्टार्ट बिजनेस, then when you start any business you have to pay the professional tax of that state. So after paying that professional tax you will get a receipt. You have to submit that receipt to GST department that you had already paid your professional tax of that. Then you will require partnership deed. If your PAN card is of partners, then you will require partnership deed. If assessee is company, then you will require memorandum of association, articles of association, certificate of incorporation. If you have place of business, then you will require a light bill simply. But if you have a rented place, rented premises, then you will require a rent agreement, no objection certificate and consent letter of the owner. Apart from that you will require Aadhaar card number. Apart from that you will require you will have to submit your check or cancel check or bank statement. And lastly you will require digital signature certificate. Digital signature certificate मेनली कंपनीज के केस में यूज होता है। इंडिविजुअल अगर है और उसे रजिस्टर करना है तो उसने डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं भी किया तो चलेगा, नॉर्मल वे से ईवीसी से वो रजिस्टर कर सकता है। अब हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। अप्लाई विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू गेट रजिस्टर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जिस दिन मेरा 10 लाख 20 लाख या 40 लाख का लिमिट क्रॉस हो जाएगा उस दिन से अगले 30 दिन में मुझे गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर देना है मेरे जीएसटी नंबर के लिए। 30 दिन में अप्लाई कर देना है। अगर उससे लेट अप्लाई किया तो उसके कुछ लॉसेस है वो हम देखेंगे आगे, पर विद इन 30 days मैंने अप्लाई किया तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो हम देखेंगे। तो बेटर यही रहता है कि जिस दिन मैं लिमिट क्रॉस कर दूं 10 20 या 40 की, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख की, उस दिन से अगले 30 दिन तक मैंने अप्लाई कर देना चाहिए तो मुझे बेनिफिट्स थोड़े ज्यादा मिलते हैं। देन application of registration has to be submit electronically at GST common portal जो कि है www.gst.gov.in। एप्लीकेशन जो करना है वो करना है फॉर्म REG 01 में अप्लाई करना है। देन आफ्टर सबमिटिंग योर GST फॉर्म GST REG 01 ARN नंबर प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो 15 दिन तक वैलिड रहेगा। जब भी ये 15 दिन तक वैलिड रहता है उस 15 दिन में आपने जो डेटा सबमिट किया है वो स्क्रूटिनाइज किया जाता है बाय ऑफिसर्स, ठीक है। मतलब ही वेरिफिकेशन होता है आपका CBDT के डेटा के साथ, आपका पैन कार्ड नंबर मैच कर रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच कर रहा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो मैच कर रही है, ये सब 15 दिन में किया जाता है। एंड फाइनली आफ्टर 15 days इफ एवरीथिंग फाउंड टू बी करेक्ट देन यू विल गेट योर GST सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST REG 06। नेक्स्ट सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटेन द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आपका शॉप का एड्रेस, आपके गोडाउन का एड्रेस, वो वहां पे पूरा मेंशन रहेगा सर्टिफिकेट पे, ठीक है। और आपका जो GST नंबर रहेगा, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था 15 डिजिट, तो सबसे पहले 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट कोड होता है, बाद में जो 10 डिजिट होते हैं वो आपका पैन कार्ड नंबर होता है, उसके बाद एंटिटी नंबर ऑफ सेम पैन होल्डर इन स्टेट। अगर एक से ज्यादा बिजनेस है तो एक बिजनेस, 2 बिजनेस, कितने बिजनेस है वो नोटिफाई किया जाएगा। देन एक अल्फाबेट होता है जो कि कोई भी हो सकता है A to Z के बीच में, एंड लास्टली होता है एक सम डिजिट जो कोई भी हो सकता है 1 to 9 के बीच में, या फिर 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है 15 डिजिट का आपका GST नंबर। स्टेट कोड हर एक स्टेट के लिए अलग होता है। फॉर महाराष्ट्र 27 है, आई थिंक गुजरात के लिए 26
6 है, तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग नंबर अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो यही था हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और पोर्शन रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। थैंक यू सो मच।